नमस्कार। एमए फाइनल हिंदी के विद्यार्थियों के सिलेबस में जो तीसरा पेपर है वो है भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान के सिद्धांत इस पेपर के अंतर्गत आते हैं। एमए फाइनल हिंदी के विद्यार्थियों के लिए 5 पेपर आपके सब्जेक्ट में हैं, जिसमें से 5वां पेपर ऑप्शनल है कि आप इसमें से कोई भी साहित्यकार या कोई भाषा ले सकते हैं। इसमें तीसरा पेपर भाषा विज्ञान का आता है। तो भाषा विज्ञान का जो नामकरण है कि इस की आवश्यकता, इसके अध्ययन की आवश्यकता क्यों पड़ी और अन्य आधुनिक युग में अध्ययन के विषयों में भाषा विज्ञान को एक विशेष महत्व क्यों दिया गया। हम ये पाएंगे कि भाषा विज्ञान यूरोपीय मस्तिष्क की देन इसको कहा जाता है, लेकिन हमारे देश में भी इसके अध्ययन की परंपरा अति प्राचीन काल से उपलब्ध होती है। वैदिक काल से ही भाषा का अध्ययन हमारे यहाँ होता रहा है। शिक्षा नामक वेदांग, प्रातिशाख्य ग्रंथ, निरुक्त महाभाष्य एवं वाक्यपदीय के अतिरिक्त भारतीय दर्शन ग्रंथों तथा साहित्य शास्त्रीय ग्रंथों में भाषा विचार विषयक सामग्री पर्याप्त मात्रा में मिलती है। यूरोप में आधुनिक भाषा विज्ञान का श्री गणेश सन 1786 ईस्वी में सर विलियम जोन्स द्वारा किया गया माना जाता है। उन्होंने ही संस्कृत भाषा के अध्ययन के प्रसंग में सर्वप्रथम संस्कृत, ग्रीक और लैटिन की अत्यधिक समानता तथा उसके मूल रूप में एक ही भाषा की संभावना को व्यक्त किया था। इस प्रकार यूरोप में आधुनिक भाषा विज्ञान का प्रथम विचार भी प्राचीन भारतीय ग्रंथों में प्रयुक्त आर्य भाषा संस्कृत की ही देन है। तो भाषा विज्ञान का प्रारंभ हम कब से माने और भाषा विज्ञान का जो हम अध्ययन करते हैं उस अध्ययन को कहाँ से हम इसका उद्भव माने, तो इसके संदर्भ में लिखते हैं कि यूरोप में भाषा विज्ञान के प्रारंभ अथवा सन 1786 से लेकर आज तक भाषा विज्ञान का नामकरण विभिन्न रूपों में किया जाता रहा है। यूरोप में सर्वप्रथम इसे फिलॉलॉजी नाम से अभिहित किया गया। 18वीं सदी में यही नाम प्रचलित रहा, किंतु 19वीं सदी में इस अध्ययन में तुलनात्मक अध्ययन पर अधिक ध्यान केंद्रित हो जाने के कारण इससे कंपेरेटिव शब्द का प्रयोग करते हुए इसे कंपेरेटिव फिलॉलॉजी नाम दिया गया। उन दिनों भाषा व्याकरण तथा भाषा विज्ञान को प्राय एक ही समझा जाता था, अतः इसे तुलनात्मक व्याकरण भी कहा गया। फ्रांस में इसको लिंग्विस्टिक नाम दिया गया और वहाँ भाषा विज्ञान संबंधी कार्य होने के कारण उन दिनों यूरोप में लिंग्विस्टिक नाम से प्रचलित रहा। इसी भांति साइंस ऑफ लैंग्वेज तथा ग्लालाटोजी नाम भी प्रकाश में आए, किंतु कुछ काल पश्चात ही ये प्रचलन से उठ गए। आज मात्र लिंग्विस्टिक अथवा फिलॉलॉजी, ये वो दो नाम ही भाषा विज्ञान के लिए यूरोप में प्रयुक्त होते रहे हैं। और अब हम बात करते हैं भारत की। तो भारत में भी उपयुक्त यूरोपीय नामों अथवा उसके अनुदित नामों के अतिरिक्त हिंदी में भाषा तत्व, इसको भाषा शास्त्र, इसको भाषा विचार, भाषालोचन तथा तुलनात्मक भाषा विज्ञान आदि नामों के नाम से भी इस शास्त्र का अध्ययन किया जाता रहा है, किंतु आजकल हिंदी में सर्वप्रचलित नाम भाषा विज्ञान ही है। वस्तुतः भाषा विज्ञान नाम से इस विषय का प्राचीन और नवीन दोनों ही प्रकार का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है, अतः यही नाम सर्वथा उपयुक्त है। जैसा कि भाषा विज्ञान के नाम से ही प्रकट होता है कि यह शास्त्र भाषा का विज्ञान है। इस शास्त्र के अंतर्गत हम भाषा के बारे में अध्ययन करते हैं। भाषाया विज्ञानम भाषा विज्ञानम अर्थात भाषा का विज्ञान। इस प्रकार भाषा का विज्ञान एक समासयुक्त पद है, अतः अनेक शास्त्रों की संज्ञाओं की भांति ही इस भाषा विज्ञान की भी एक अन्वर्थक संज्ञा है। भाषा और विज्ञान इन दो शब्दों से बना यह नाम इस शास्त्र की आत्मा का स्वरूप
आत्मा के स्वरूप का पूर्णतः परिचय करा देने में समर्थ है। अतः सर्वप्रथम इन्हीं दो शब्दों की ही संक्षिप्त व्याख्या यहाँ अपेक्षित है। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु, जिसका अर्थ व्यक्त वाक्य है, व्यक्त वाक्य यानी जो हम मुँह से बोलते हैं, से निष्पन्न होता है, तथा विज्ञान शब्द वि उपसर्ग और ज्ञा धातु से लुट प्रत्यय लगाने पर बनता है। सामान्य रूप से भाषा का अर्थ है बोलचाल की भाषा या बोली, और विज्ञान का अर्थ है एक विशेष ज्ञान। तो भाषा का सामान्य अर्थ हुआ कि बोलचाल की जो बोली है उसका एक विशेष ज्ञान ही भाषा विज्ञान है। यहाँ इन दोनों ही शब्दों पर कुछ अधिक प्रकाश डालना आवश्यक है समझने की दृष्टि से। अतः विद्यार्थियों कि भाषा मानव की प्रगति में विशेष रूप से सहायक रही है। हमारे पूर्व पुरुषों के सारे अनुभव हमें भाषा के माध्यम से ही प्राप्त हुए हैं। हमारे सभी शास्त्र और उनसे होने वाला संपूर्ण लाभ भाषा का ही परिणाम है। महाकवि दंडी के शब्दों में इदमन्नतम कृस्तन्ने जायते भुवनत्रयम्, यही शब्द ग्रहम ज्योतिरा संसारम न दीप्तेयति। उन्होंने काव्यादर्श में ये वाक्य कहा है कि संपूर्ण भुवन अंधकारपूर्ण हो जाता यदि संसार में शब्द स्वरूप ज्योति, अर्थात शब्द स्वरूप ज्योति यहाँ भाषा के लिए कहा गया है कि शब्द स्वरूप ज्योति का यदि प्रकाश नहीं होता तो संपूर्ण संसार जो है वो अंधकारपूर्ण हो जाता। तो ये बात इस पंक्ति से स्पष्ट होती है कि मानव भाषा के विषय में ही ये बात कही गई है, क्योंकि सामान्य रूप से तो पशु पक्षियों की अपनी भाषा होती है जिसमें वे अपने सुख दुख को प्रकट करते हैं, किंतु उसके माध्यम से उन्होंने कोई प्रगति नहीं की है। पशु पक्षियों की इस बोली को अव्यक्त वाक्य कहा गया है, अव्यक्त वाक्य, तथा भाषा विज्ञान की दृष्टि से उसका अपना कोई महत्व नहीं है। अव्यक्त वाक्य में शब्द और अर्थ दोनों ही अस्पष्ट बने रहते हैं, जिसको हम अव्यक्त वाक्य के रूप में जानते हैं। जैसे पशु पक्षियों की जो बोली होती है जिसका कोई अर्थ नहीं होता और वो स्पष्ट नहीं होते, इसलिए उसको अव्यक्त वाक्य कहा जाता है। और इसके बिल्कुल विपरीत मनुष्यों की जो भाषा है वो व्यक्त भाषा है, क्योंकि वहाँ जो शब्द वो प्रयुक्त करते हैं, जो वर्ण वो बोलते हैं, वो स्पष्ट रूप से सुनाई पड़ते हैं और वे सार्थक होते हैं, उनका कोई ना कोई मतलब होता है। मनुष्य भी जब अपने विचारों को अंग भंगिमा और मुख द्वारा या मुखाकृति या मुख विकृति द्वारा प्रकट करता है तो सामान्य रूप से यह भाषा होते हुए भी व्यक्त भाषा नहीं है। तो ये भी यदि हम अपने अंग संचालन से और बिना बोले हुए अपने भाव भंगिमाओं के द्वारा अपने भावनाओं को प्रकट करते हैं तो वो भी व्यक्त भाषा की श्रेणी में नहीं आती है। महाभाष्यकार के अनुसार व्यक्त का अभिप्राय भाषा के वर्णात्मक होने से है। यह ठीक है कि अंग विक्षेप आदि पर आधारित भाषा की सहायता से कभी कभी विचारों को प्रकट करने में बड़ी सहायता मिलती है, और उसमें अंगों का विक्षेप यानी गिरना, उठना, विभिन्न प्रकार से आकृति बनाना या अंगों की चेष्टाएं स्वयं के विचारों का ही प्रतीक होती हैं। किंतु विचारों की अभिव्यक्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त और महत्वपूर्ण जो साधन है वो वर्णात्मक भाषा ही है। उसमें विभिन्न अर्थों को प्रकट करने के लिए कुछ निश्चित उच्चारित या कथित ध्वनियों द्वारा उनसे बने शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार विभिन्न अर्थों में सांकेतिक शब्द समूह ही भाषा है, जिसके द्वारा हम अपने मनोभावों को दूसरों के प्रति सरलता से प्रकट कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, मेरे कहने का आशय ये है कि जो हम अपने शब्दों के माध्यम से अपने विचारों को प्रकट करते हैं और जिन शब्द समूह का कोई विशेष अर्थ निकलता है, जिन संकेतों को हम शब्दों के माध्यम से प्रकट करते हैं और अपने मनोभावों को हम सरलता से जिन शब्द समूह से हम सरलता से दूसरों के समक्ष प्रकट कर देते हैं, वही भाषा है। अब आता है विज्ञान। पहला हमने भाषा का अर्थ समझा, अब दूसरा भाषा और विज्ञान दो पदों से मिलकर के ये शब्द बना है। विज्ञान शब्द का अर्थ है एक विशिष्ट ज्ञान, अर्थात किसी वस्तु का विशेष ज्ञान
ज्ञान तथा विज्ञान में अंतर है। उदाहरण के लिए किसी पेड़ पौधे को देखकर उसका नाम लेना और उसके आकार प्रकार का थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त कर लेना, ये सामान्य ज्ञान है। जैसे हम आम का पेड़ देखते हैं, ये पहचान जाते हैं उसके पत्तों को देख करके ये पेड़ जो है आम का है और इसमें रसीले आम आते हैं, इस मौसम में आते हैं, ऐसा आकार होता है। तो ये क्या हो गया, हमारा उस पेड़ के प्रति सामान्य ज्ञान हो गया। इसके साथ ही वह पौधा कहाँ उगता है, कैसे जलवायु में उगता है और वनस्पति शास्त्र की दृष्टि से वह कौन से वर्ग में गिना जाता है, आदि आदि सूक्ष्म और विशेष बातों का ज्ञान होना ही विज्ञान है। प्रथम ज्ञान होता है, उस तदुपरांत विज्ञान, यही क्रम है। प्रथम पहली जो वस्तु ज्ञान की सीमा में आती है वह धीरे धीरे विशेष ज्ञान का विषय बनने पर विज्ञान की श्रेणी में आ जाती है। तो किसी भी विषय का सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। बाद में जब विज्ञान भी सामान्य ज्ञान सा प्रतीत होने लगता है तो उसे पुनः विशेष ज्ञान के द्वारा विज्ञान बना दिया जाता है। उदाहरण के लिए यदि हम एग्जाम्पल से इस बात को समझें, थोड़ी सी ये बात आपको क्लिष्ट जरूर लगेगी, लेकिन आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि सर्वप्रथम सबसे पहले किसी बांस जैसी वस्तु को वन में उगा हुआ देख करके उसे तोड़ मरोड़ कर उसका रस चख कर किसी ने गन्ने का सामान्य ज्ञान प्राप्त कर लिया कि भाई जिसने पहली बार गन्ने के पौधे को देखा होगा, पेड़ को देखा होगा, तो उसको उसके बारे में जिज्ञासा आई होगी, तो उसने उसको उखाड़ कर तोड़ा मोड़ा और चख कर के देखा, तो उसको उस गन्ने के बारे में थोड़ा बहुत सामान्य ज्ञान उसने प्राप्त कर लिया। बाद में उसे काटा, उसके टुकड़े किए और एक पौधे से अनेक पौधे उत्पन्न कर लिए, यह विज्ञान हो गया। जब गन्ने का उत्पादन सामान्य ज्ञान बन गया तो उससे बना गुड़ विज्ञान हो गया और गुड़ के सामान्य बन जाने पर सफ़ेद दानेदार चीनी विज्ञान बन गई। यानी कि एक वस्तु के प्रकृति के अंदर लाखों करोड़ों चीज़ें विद्यमान हैं और उन करोड़ों वस्तुओं में विभिन्न प्रकार के गुण हैं। तो विज्ञान वही है जो एक के बाद दूसरे गुण को पता करे। जैसे गन्ना सबसे पहले देखा, उसको चख कर के मीठा लगा, फिर उस गन्ने से गुड़ बनाया गया तो ये फिर सामान्य हो गया, फिर उस गुड़ से चीनी बनाई गई तो ये विज्ञान हो गया। तो एक के बाद एक नए खोज करना ही क्या है, विज्ञान है। भाषा और विज्ञान, इन दोनों शब्दों को समझ लेने के उपरांत अब भाषा विज्ञान को समझ लेना सरल हो जाता है कि गन्ने की भांति ही भाषा भी एक प्राकृतिक वस्तु है जो मनुष्य को ईश्वर की देन है। भाषा का निर्माण मनुष्य के मुख से निश्रित स्वाभाविक ध्वनियों से होता है। निश्रित यानी निकली हुई स्वाभाविक ध्वनियाँ जो हम अपने मुख से बोलते हैं और उसी ध्वनियों के माध्यम से ही शब्दों का या वर्णों का की उत्पत्ति होती है। इस भाषा का सामान्य ज्ञान इसके बोलने तथा सुनने वाले सभी व्यक्तियों को हो जाता है। उसी के द्वारा मानव परस्पर भावों एवं विचारों का आदान प्रदान करते हैं। यही भाषा का सामान्य ज्ञान है। इसके साथ ही भाषा कब बनी, कैसे बनी, भाषा का आदिम स्वरूप क्या था, उसमें भाषा का आदिम स्वरूप क्या था, उसमें कब कब और क्या क्या परिवर्तन हुए, उन परिवर्तनों के कारण क्या रहे, अथवा सब मिलाकर भाषा कैसे विकसित हुई, उस विकास के क्या कारण हैं और कौन सी भाषा किस दूसरी भाषा से कितनी समानता या विषमता रखती है, यह सब भाषा विशेष ज्ञान अर्थात भाषा विज्ञान ही है। तो भाषा विज्ञान के अंतर्गत विद्यार्थियों ये आता है कि भाषा कैसे बनी, है ना, और भाषा कब बनी, भाषा का आदिम स्वरूप क्या रहा और कब कब क्या क्या उनमें परिवर्तन हुए और उन जो परिवर्तन भाषा के अंतर्गत हुए उन परिवर्तनों का क्या कारण रहा, अथवा सब मिलाकर भाषा कैसे विकसित हुई, उस विकास के पीछे क्या कारण रहे, ये सारे प्रश्न जो हैं वो भाषा विज्ञान की श्रेणी में आते हैं। तो पहला हमारे सामने ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि हम हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं और हम ये क्या है कला है, तो अगर हम इसको विज्ञान ना मान करके कला माने, हम माने कि भाषा विज्ञान नहीं कला है, या भाषा कला है या विज्ञान है, ये प्रश्न जो है हमारे मन में स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होना चाहिए कि भाषा विज्ञान कैसे है। अब इसी क्रम में हम आगे चर्चा करेंगे
कि भाषा विज्ञान है या कला है। धन्यवाद विद्यार्थियों, नमस्कार।